भाभी कैसे हो आप? बस जी रही हूँ जीजी, मत पूछो मेरा हाल। कल आराधना का फोन आया था। आराधना ने मुझे बताया कि तुम बहुत दुखी हो भाभी, इसलिए मैं चली आई तुमसे मिलने। क्या कहूँ जीजी, आपके भाई ने मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ दिया है। अरे मुझे भी अपने साथ ले गए होते। क्या करोगे भाभी, तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। अरे जाने वाले के साथ कोई दूसरा नहीं जा सकता है। लेकिन आप इतना क्यों चिंता करती हैं भाभी? आपके तो दो बेटे दो बहुएं हैं, और बेटी भी तो है इतनी प्यारी आराधना, वो कितना ख्याल रखती है आपका। आराधना तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए आती है जीजी, फिर तो मुझे हमेशा बेटी बहू के ही साथ रहना है। जब आराधना के पापा थे तो यही बेटे बहू मेरी कितनी सेवा करते थे। अरे आगे आगे मम्मी जी खाना खा लो, मम्मी जी नहा लो। अब तो मुझे कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता है। चारों बेटे बहू मुझसे नाराज हो गए हैं जीजी, कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आराधना को बताया था कि तुम अपनी बुआ जी से कहना कि वो मुझसे मिलने आ जाए। लेकिन नाराजगी का कारण क्या है भाभी? तुम्हारे भैया की पेंशन। क्या पेंशन के लिए नाराजगी? हाँ जीजी, चारों बेटे बहू यही चाहते हैं कि मैं इनकी पेंशन उन लोगों के हाथ में दूं। लेकिन फिर आपका खर्चा कौन उठाएगा भाभी? इसलिए तो आज मैंने आपको बुलवाया है जीजी, आप ही फैसला कर दीजिए। मैं इस तरह के तनाव भरे माहौल में नहीं रह सकती हूँ जीजी, क्योंकि हमारे परिवार में आपके भैया के बाद आप ही बड़ी हैं। आप ही फैसला कर दीजिए। प्रणाम बुआ जी, बहुत अच्छा हुआ बुआ जी जो आप आ गई। अरे अब आप ही माँ को कुछ समझाइए, लगता है माँ को तो अब हमारा भरोसा ही नहीं रह गया। हाँ बुआ जी, माँ जी को तो लगता है जैसे हमारी निगाहें सिर्फ उनके रुपयों में है, हम तो सिर्फ माँ जी की भलाई चाहते हैं। अरे इस उम्र में इतने रुपए वो कैसे संभालेंगी? और फिर हम उनके बेटे बहू हैं, उन रुपयों पर हमारा ही तो अधिकार होगा ना। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे माँ के भी तो अपने अलग खर्चे हैं ना। अरे बुआ जी, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि माँ जी की पेंशन है इसलिए हम उनके खर्चे उठाएंगे? क्या उनकी पेंशन नहीं होती तो क्या उनकी दवाई गोली के खर्चे हम नहीं उठाते क्या? लेकिन बेटा तुम अकेले नहीं हो ना, तुम्हारा भाई भी तो है। लेकिन बुआ जी, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, जब माँ की सारी जिम्मेदारी मेरी है तो पेंशन के रुपए भी मेरे हाथ में होने चाहिए। अच्छा भैया, आप ही तो हो माँ बाबू जी के इकलौते बेटे, मुझे तो उन्होंने सड़क से उठा कर लाया था। देख लीजिए बुआ जी, बड़े भैया की बातें। अरे मैं छोटा हूँ तो क्या मेरा इस घर में और मेरी माँ पे कोई अधिकार नहीं है क्या? अरे मैं भी तो माँ की सेवा करूंगा, उनकी दवाई गोली के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। भाई मेरे हाथ में पेंशन दीजिए, और भैया की तो अच्छी खासी सैलरी है, मेरी तो बस छोटी सी रकम है सैलरी की। रहने दीजिए ना जी, जब मम्मी जी हमें अपना समझती नहीं तो क्यों बार बार उन्हें याद दिलाते हो कि आप उनके बेटे हो और मैं उनकी बहू हूँ? नहीं चाहिए हमें उनके रुपए। अब आप ही देख लीजिए जीजी, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। अरे क्या मैं इन लोगों के साथ भेदभाव करूंगी? अरे तुम लोग मेरे अपने हो, कोई पराये नहीं। बस पेंशन के रुपए को लेकर आए दिन घर में किचकिच चलती रहती है। अरे कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, मुझे कोई गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। अरे आपसे क्या पूछे माँ जी हम, इतने रुपए आपके हाथ में है, आप अपने खर्चे खुद ही उठा रही हैं। अरे आपको हमारी क्या जरूरत है? आपको तो सिर्फ रुपयों की जरूरत है। ये गलत बात है बड़ी बहू, तुम्हें अपनी सास से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ बुआ जी, आज आपने मेरी बात सुन ली इसलिए आप मुझे सुना रहे हैं, कभी आपने छोटी की बात सुनी होती ना तब समझ में आता। हाँ दीदी, और शिकायत कीजिए मेरी। अरे मैं ऐसा क्या कहती हूँ मम्मी जी से? मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ छोटी, जो सच है वही बता रही हूँ। बताइए ना जीजी, अरे इस तरह की किचकिच में मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो जीना दुबार हो गया है इस घर में। फिर एक काम कीजिए ना मम्मी जी, हम लोग को इस घर से निकाल दीजिए ताकि इतने बड़े घर में आप सुकून से रह सके। और वैसे भी आपके पास तो आपके रुपए हैं ही, आपको हमारी जरूरत ही क्या है? देखो तुम चारों शांत हो जाओ, कुछ हल तो निकालना पड़ेगा। सच में ये बड़ी समस्या बन गई है। जाओ बच्चों तुम लोग अपना काम करो, मैं कुछ सोचती हूँ फिर बुलाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है बुआ जी। लेकिन बुआ जी आप तो जानते ही हो ना, पापा मुझे सबसे ज्यादा चाहते थे, तो इसलिए फैसला जरा सोच समझ कर करना। हाँ बेटा, जानती हूँ अच्छी तरीके से। देखा ना जीजी, अरे इन लोगों ने आपको चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा और आते ही पेंशन के रुपए के लिए अपनी अपनी शिकायतें बताने लगे। बताइए कैसे रह पाऊंगी जीजी मैं ऐसे माहौल में? हाँ भाभी, अच्छी तरह से देख लिया, ये चारों ना एक से बढ़कर एक है। अरे इन लोगों को ना ही अपनी मर्यादा याद है और ना ही इन लोगों को किसी की परवाह है। अब आप ही बताइए जीजी, क्या करूं मैं? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कुएं नदी में जाकर खुद को अपनी जान दे दूं मैं। भाभी ये समस्या का हल नहीं है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो भी जाता है ना तो ये भाई आपस में रुपए पैसे के लिए लड़कर एक दूसरे की जान ले बैठेंगे। और बहुओं में भी कोई रंग ढंग नहीं है। देखो ना बुआ सास आई है, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा और कैसे जुबान चला रही थी। हाय राम, कभी नहीं सोचा था कि भैया के जाने के बाद ये घर इस तरह से बिखर जाएगा। हाँ जीजी, क्या करूं मैं? समस्या तो बड़ी है भाभी, और इन लोगों के हाथ में रुपए देना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इन लोगों के हाथ में रुपए नहीं आएंगे ना इनका मुंह बंद नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ भाभी आराधना को भी बुलवा लेते हैं, वो भी सामने से बैठकर फैसले में सहमति जता देगी। वो क्या करेगी जीजी आकर? और वैसे भी ऐसे भाई भाभीओं के बीच में उसका बोलना तो मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि यदि उसने किसी एक का पक्ष लिया तो मालूम ही है ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ। और वो बेचारी 2-4-8 दिन के लिए तो आती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस विषय में वो इन लोगों के सामने कुछ कहे। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो आप। देखो भाभी, आपको हर महीने पेंशन मिलता है और आपके दवाई गोली या जिस भी चीज का
पूरा खर्चा है वो आप उस पेंशन से पूरा करती हैं। मुझे लगता है भाभी आपको ना निर्णय ये लेना चाहिए कि एक महीने की पेंशन का पैसा आपका बड़ा बेटा रखे और दूसरे महीने का छोटा बेटा रखे, और आपके जो भी खर्चे हैं वो खर्चे दोनों भाई मिलकर उठाएं, और आए गए में भी किसी को कपड़े लत्ते फल मिठाई जो भी देना हो वो दोनों भाई करेंगे। हाँ जीजी मुझे भी यही सही लगता है, लेकिन एक बार आराधना से बात कर लेते हैं। ठीक है जीजी, लगाइए फोन आराधना को। हेलो आराधना बेटा। हाँ प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, यही बैठी हूँ मैं भाभी के पास, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ बुआ जी कहिए ना। कैसी है बेटा आराधना? ठीक हूँ माँ, बस आपकी ही चिंता लगी रहती है। सुनो बेटा आराधना, ये जो तुम्हारे भाई भाभीओं के बीच में पेंशन के रुपए को लेकर जो रोज का कलेश होता था उसके लिए हमने एक फैसला लिया है। हाँ बुआ जी कैसा फैसला लिया है? यही बेटा कि एक महीने का पेंशन का पैसा बड़ा भाई रखेगा और दूसरे का छोटा, और आए गए का ये तुम्हारी माँ का जो भी खर्चा है वो दोनों भाई मिलकर उठाएंगे। क्या भाई भाभी इस फैसले से संतुष्ट हैं बुआ जी? अभी तो हम लोगों ने उनसे चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले से वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा बुआ जी, देख लीजिए ऐसा कुछ करके। तू कब आएगी बेटा? बस मम्मी 1 हफ्ते बाद आऊंगी। ठीक है बेटा, रखते हैं अभी हम लोग फोन। ठीक है बुआ जी। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है भाभी, बुला लीजिए बच्चों को। रौनक, रोशन। हाँ बुआ जी बताइए, क्या निर्णय लिया है आपने? मुझे आपकी उम्र और तजुर्बे को देखकर ये तो भरोसा है बुआ जी कि आपने इस बात का विशेष ध्यान रखा होगा कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, और मुझे भी यकीन है बुआ जी आपने इस बात को जरूर ध्यान में रखा होगा कि मैं इस घर का छोटा और बाबूजी का लाडला बेटा हूँ। देखो बेटा, चाहे बड़ा हो या छोटा, माँ बाप के लिए तो दोनों समान होते हैं, इसलिए हमने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है जिससे एक दुखी और एक खुश हो जाए। तो क्या निर्णय लिया है बुआ जी आपने? हमने बहुत ही सोच विचार कर ये फैसला लिया है बेटा कि तुम्हारे पापा की पेंशन एक महीने बड़े बेटे के पास जाएगी और दूसरे महीने छोटे बेटे के पास जाएगी। लेकिन बुआ जी फिर माँ जी का खर्चा और आय गए का खर्चा ये कैसे निकालेंगे हम? उसका भी समाधान निकाला है बेटा। देखो आय गए का जो भी खर्चा हो, या तुम्हारी माँ की दवाई गोली साड़ी कपड़े, इन सारी चीजों में जो भी खर्चा आएगा वो तो तुम दोनों भाई को ही मिलकर उठाना पड़ेगा। हाँ बुआ जी ये भी ठीक है। अब तो तुम लोगों को तुम्हारी माँ से कोई नाराजगी नहीं है ना? अब तो तुम सब प्रेम पूर्वक इस घर में रहोगे ना? लेकिन एक समस्या है बुआ जी। अब कौन सी समस्या बड़ी बहू? कि पहले महीने की पेंशन बड़े बेटे के पास जाएगी या छोटे बेटे के पास? देखो पहले महीने की पेंशन तो बड़े बेटे के पास जाएगी, फिर दूसरे बेटे के पास। ठीक है बुआ जी, ठीक है बुआ जी, हम अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आते हैं। अब तुम लोग भी सुन लो बेटा, अपनी माँ को कभी कोई तकलीफ मत देना। नहीं बुआ जी, हम अपनी माँ को क्यों भला कोई तकलीफ देंगे? माँ अपनी दवाई की पर्ची दे दो, मैं अभी आपके लिए दवाई ले आता हूँ। ठीक है बेटा, कमरे में रखी है, जा ले आ। इस तरह आज से लेकर पूरे 2 महीने तक कमला जी के घर तो बहुत ही सुख शांति थी। सब लोग कमला जी को बहुत पूजा करते थे, सब उनका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे ही 2 महीने बीते, फिर से कमला जी के घर का हाल वही होने लगा। धीरे धीरे वही घर में चिक चिक शुरू होने लगी थी। अरे दाल चावल चाय पत्ती शक्कर सारा सामान खत्म हो गया है, दीदी को बताना पड़ेगा, भैया से कहकर बुलवा देंगे वो। अरे दीदी ये रसोई का सामान तो खत्म हो गया है, भैया से कहकर बुलवा दीजिए ना। ये क्या बात हुई छोटी? अरे राशन का सामान खत्म हो गया है तो देवर जी से कहो ना, पिछले महीने तो ये लेकर आए थे, अब अगले महीने तो देवर जी लेकर आएंगे ना। ये क्या बात हुई दीदी? जेठ जी ने पूरा किचन का सामान लेकर नहीं आए थे, वो तो आधा ही किराने का सामान लेकर आए थे, इसलिए इस महीने जल्दी खत्म हो गया। ये क्या गजब दादागिरी है? अरे तुम्हारे जेठ जी के पास जितने रुपए रहेंगे उतने का ही तो राशन लेकर आएंगे ना वो। ऐसे कैसे रुपए नहीं थे दीदी? पेंशन के पास सारे पैसे तो पिछले महीने जेठ जी के पास गए थे ना। अरे हमारे भी अपने कोई खर्चे हैं, सिर्फ ये घर के खर्चे नहीं है। ठीक है, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना, जब राशन का सामान आ जाएगा तभी मैं खाना बनाऊंगी। आप लोग तो बड़ी चतुराई करते हैं, जब आप लोगों का समय आता है घर का राशन लाने तो आप लोग आधा अधूरा सामान बुलवा लेते हैं, और फिर जल्दी हमारी बारी आ जाती है राशन बुलवाने की। नहीं बनाती खाना तो मत बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मुझे भी क्या करना। दीदी आप ऐसा क्यों करते हैं हमेशा? अरे मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? तुम लोगों के हमारे इतने खर्चे नहीं है, मेरा बेटा स्कूल जाता है और अभी तो तुम्हारे बाल बच्चे हैं नहीं, तो तुम लोगों को क्या इतनी बात समझ में नहीं आती कि हमें ज्यादा रुपयों की जरूरत होती है? अरे दीदी ना हमेशा लड़ाई झगड़े के नए नए तरीके ढूंढते रहती हैं, और ये लोग ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही चतुर समझते हैं, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। अरे ये छोटी अपने आप को क्या समझती है? अरे क्या इसके क्या इंसान हम लोग राशन लेकर आएंगे घर का? अभी तो उसकी बारी है ना खाना बनाकर माँ जी को खिलाने की, देखती हूँ कैसे बनाकर खिलाती है माँ जी को खाना। और शाम को जब मेरी बारी होगी बनाने की तो मैं इनसे कह दूंगी कि बाहर से खाना लेते आ जाइए। बड़ी बहू क्या हुआ माँ जी? अरे आज अभी तक खाना क्यों नहीं बना है? किसी ने मुझे खाने के लिए पूछा ही नहीं, तो आप मुझसे क्यों पूछ रही है माँ जी? आपको तो मालूम है ना कि दिन का खाना छोटी बनाती है, आपको छोटी से जाकर पूछना चाहिए ना। अब इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है माँ जी? क्या आपको नहीं मालूम है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये दवाई की पर्ची लो, जरा रौनक को दे देना, वो दवाइयाँ ले आएगा मेरी। दीजिए माँ जी, ये पर्ची ना मैं देवर जी को दे दूंगी। अरे नहीं बहू, रौनक को मालूम है ये दवाइयाँ कहाँ मिलती है, वही लेकर आता है। अरे
जाती है कि वो लोग सिर्फ मेरे पेंशन के पैसे से ही मेरी दवाइयाँ ला सकते हैं, नहीं तो वो मेरी दवाई अपनी कमाई से नहीं करवा सकते। कमला जी बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहू से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी छोटी बहू के पास रसोई में जाती है खाना मांगने को। कुछ नहीं कर रही हूँ माँ, बस रसोई में टाइम पास कर रही हूँ। छोटी बहू खाना दे दो, भूख लगी है बेटा मुझे। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, रसोई में कुछ पकाने के लिए है ही नहीं, बताइए मैं क्या पकाऊं? अरे तुम ये क्या बोल रही हो बहू? अरे मैंने अपने जीवन के 45 साल इस रसोई में निकाले हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा कि इस रसोई में पकाने के लिए अनाज ना हो। हाँ मम्मी जी, ऐसा पहली बार हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ दीदी की वजह से हो रहा है। अब आप ही बताइए ना मम्मी जी, इस महीने राशन लाने की जिम्मेदारी दीदी और भैया की है, लेकिन वो लोग राशन तो आधा ही लेकर आए थे। अब आप ही बताइए ना मम्मी जी, आधा राशन तो 15 ही दिन चलेगा ना। अब जब तक दीदी और भैया राशन लेकर आएंगे नहीं तो मैं पकाऊंगी क्या मम्मी जी? इसलिए मैंने कुछ नहीं पकाया है। आपके कमरे में पार्ले जी का पैकेट तो रखा ही होगा, आप पार्ले जी का पैकेट खा लीजिए और पानी पी लीजिए। एक काम करो ना बहू, तुम्हें लोग राशन बुलवा लो, तुम्हें तो अपनी जेठानी की आदत मालूम ही है ना। अरे तुम लोग भी समझदार बन जाओ। वाह मम्मी जी, यही बात कह कर तो आप लोगों ने जेठ और जेठानी जी की हिम्मत बढ़ा दी है कि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं इस घर में। इस तरह बेचारी कमला जी छोटी बहू की बात भी सुनकर बहुत दुखी होती है और वो दुखी मन से चुपचाप अपने कमरे की ओर चली जाती है। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है। अब बहुएं ये चाहती है कि उन्हें अकेले ही सारा पेंशन मिले और वो अकेले ही घर के खर्चे उठाए और घर के खर्च के नाम पर वो सारा रुपए खुद हड़प सके। मुझे तो अब अपने ही फैसले पर लग रहा है कि मैंने जैसे अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अरे एक समय था जब मेरा पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ। अरे मेरे खुद के बेटे मेरे पति की पेंशन से ही मेरी दवाई लाना चाहते हैं, अपनी कमाई से वो मेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। अरे मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवाई लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया है। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते ये लोग? मेरी पेंशन पे सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। कितने स्वार्थी हैं ये लोग। ये लोग कोई और नहीं, मेरे खुद के बच्चे हैं जिनको मैंने कितने लाड प्यार से पाला पोसा था। अरे क्या क्या अरमान थे, 2-2 बेटे बहू आएंगे, मेरी इतनी सेवा होगी, क्या क्या नहीं सोचती थी मैं। अरे बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। अरे मेरी ही पति की कमाई और मुझे ही 2-2 रोटी के लिए तरसा रहे हैं ये लोग, मेरी दवाई के लिए तरसा रहे हैं। मैं तो आज सारी बात आराधना और दामाद जी को बता ही देती हूँ। अब चाहे रिश्ता बचे या टूटे, वैसे भी ऐसे खोखले रिश्ते ना हो वही बेहतर है। इस तरह बेचारी कमला जी दुखी होकर अपनी आप बीती अपने बेटे बहू को सुना देती है और ये सुनते ही उनके बेटे बहू उनसे कहते हैं कि वो अपनी पैकिंग करके तैयार रहे, वो उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। और दूसरे दिन कमला जी भी अपने सारे कपड़े एक छोटे से थैले में भरकर सामने हॉल में अपने बेटी और दामाद का इंतजार करने लगती है। ये क्या माँ, आप कहीं जा रही हैं? और आपने तो हमसे कुछ बताया ही नहीं कि आप कहीं जाने वाली हैं। हाँ मम्मी जी, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बताइए ना, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ माँ बताइए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इस तरह से कमला जी के चारों बेटे बहू कमला जी से पूछने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कमला जी किसी को कोई जवाब नहीं देती। तभी उधर से कमला जी की बेटी आराधना आती है और गुस्से से कहती है कि माँ मेरे साथ जा रही है। हाँ भैया भाभी, माँ मेरे साथ जा रही है। क्या? लेकिन क्यों आराधना, क्यों जा रही है माँ तुम्हारे साथ? भैया मैंने देख लिया, सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा उनका हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ मैं सब जानती हूँ भाभी, एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया है आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपना काम खुद करे, अपनी 2 रोटी भी अपने पति की पेंशन पर खाए और उसमें भी आप लोग पेट भर खाना भी नहीं दे सकते मेरी माँ को। यहाँ तक डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा की पेंशन से हो तो बेटे होने का क्या फायदा है? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए आप लोग उनके बेटे हैं। वैसे भी पति की पेंशन पर हक ना सिर्फ पत्नी का ही होता है, ताकि पति के गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक, बताइए मुझे। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से माँ हमारे साथ रहेगी और अपने पेंशन के पैसे भी खुद खर्च करेंगी। क्यों आराधना, तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात पता है क्या? हाँ भैया, आप बेटे हो के भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। इसलिए माँ जी हमारे साथ जाएंगी और माँ जी को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आज मुझे तुम लोगों को अपना बेटा कहने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन वहीं आज मेरी बेटी और दामाद पर मुझे फख्र महसूस हो रहा है। चलिए माँ, अपने इस बेटे के साथ। हाँ चलिए माँ, हम आपको बहुत सुखी रखेंगे, कभी किसी चीज के लिए तरसने तड़पने नहीं देंगे। चलो बेटा। कमला जी की बेटी दामाद के मुंह से ये बात सुनकर कमला जी के चारों बेटे बहू के सिर शर्म से नीचे झुक जाते हैं और कमला जी खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ चली जाती है। हम आशा करते हैं दर्शकों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।